हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है जय जानकी स्टडी सेंटर में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को बजाएं, जिससे कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करे तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचे। चलो मैं स्टार्ट करने जा रहा है चैप्टर नंबर 3। एनसीईआरटी बुक है। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। दो का अर्थ क्या होता है, चर किसको बोलते हैं, रैखिक किसको बोलते हैं, समीकरण किसको कहते हैं, युग्म क्या होता है, ये सब के बारे में हम चर्चा करेंगे बिल्कुल बेसिक से। जैसे दो चरों में रैखिक समीकरण युग्म। अब इसमें दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म किसको कहते हैं, समीकरण किसको कहते हैं, रैखिक क्या होता है, चरों को क्या बोलते हैं, दो का अर्थ क्या होता है, ये सब के बारे में हम बताएंगे। चैप्टर नंबर 3 है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। दो का अर्थ क्या होता है, दो का अर्थ होता है दो। अब चर किसको बोलते हैं, चर बोलते हैं एक्स, वाई, जेड, एस, टी, यू, वी। ये सभी मान क्या है, चर। जिसका मान बदलता है उसे हम क्या कहते हैं, चर। जैसे एक्स के मान कभी 10 आता है, कभी 2 आता है, कभी 3 आता है। इसके बाद होता है रैखिक। रैखिक कहते हैं चर की घात। चर की घात कितना हो, चर की घात 1 हो तो उसे क्या कहेंगे हम, रैखिक। जैसे चर में तुम्हारा क्या है, एक्स है, वाई है, जेड है, तो एक्स के पावर 1 रहेगा घात इसका, तो यह क्या होगा, रैखिक कहलाएगा। अगर पावर 2 रहेगा तो द्विघात हो जाता है, तो यह रैखिक हो जाएगा। इसके बाद होता है समीकरण। समीकरण को हम आगे नीचे बताएंगे। इसके बाद होता है युग्म। युग्म का अर्थ क्या होता है, युग्म को अर्थ होता है क्या, जोड़ा। युग्म को जोड़ा बोलते हैं। अब ये तुम्हारा चर है, चर इसका एक और होता है, क्या होता है, अचर। अचर में तुम्हारा क्या आता है, 1, 2, 3, 4, -5, √3, ये सब क्या है, अचर है। इत्यादि है, बहुत सारा है अचर राशि। इसके बाद होता है, अगर यहाँ पर दो चर बोल रहा है, दो चर वाले, दो चर किसको बोलेंगे, दो चर में चर तुम्हारा एक्स है, वाई है। अगर दो चर बोलो तो एक्स वाई को लेंगे, फिर किसको ले लेंगे, एक्स वाई ले लेंगे। इसके बाद हम वाई जेड को भी ले सकते हैं, इसके बाद एस टी को भी ले सकते हैं। दो चर में क्या है, दो चर में यू भी ले सकते हैं। ये सब क्या है, तो दो चर वाले बोल रहा है। दो चर में क्या क्या लेंगे हम, एक्स वाई ले सकते हैं, वाई जेड ले सकते हैं, एस टी ले सकते हैं, यू भी ले सकते हैं, एक्स जेड भी ले सकते हैं। ये सब तुम्हारा क्या हो गया, दो चर हो गया। इसके बाद तुम्हारा है समीकरण। समीकरण को हम यहाँ पर ले लेते हैं, समीकरण। तो समीकरण का क्या होता है, सामान्य रूप। समीकरण का सामान्य रूप होता है ax + by + c = 0। यह समीकरण क्या है, इसका यह सामान्य रूप है। ये समीकरण हुआ, इस समीकरण का सामान्य रूप ax + by + c = 0। अब ये ax और प्लस by है, तो x और y क्या है, चर है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, दोनों को। जो तुम्हारा है वो क्या है, a और b का क्या है, x और y जो है उसमें a और b है। a और b क्या है, चर का गुणांक है। यहाँ पर लिख लेंगे a, b जो है चर का गुणांक है, क्योंकि x और y है। x y तुम्हारा क्या है, x y तुम्हारा क्या है, चर राशि है। x y क्या है, चर है। तो x पे किससे गुना है, a से, और y में किससे गुना, b से। तो a b क्या है, चर का गुणांक है। और c तुम्हारा क्या है, c तुम्हारा अचर का गुणांक है। यह क्या है, अचर गुणांक है। क्योंकि अचर में क्या है, 1, 2, 3 जितना भी अंक है वो सब अचर है। अब तुम्हारा कर रहा है दो का 2 हो गया। चर का क्या होता है, एक्स वाई जेड एस टी यू भी। जिसका मान बदलेगा वह क्या कहलाएगा, चर कहलाएगा। एक्स का मान देखेगा, कभी 1 आएगा, कभी 2 आएगा, कभी 3 आएगा। रैखिक का अर्थ होता है चर की घात 1 हो। और समीकरण का क्या होता है, एक्स + by + c। अगर समीकरण का रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, सामान्य रूप, तो ax + by + c।
और युग्म का अर्थ क्या होता है? जोड़ा। अब हम चलेंगे रैखिक समीकरण का उदाहरण पर। रैखिक समीकरण का उदाहरण लेंगे हम। तो रैखिक समीकरण दो चर वाले रैखिक समीकरण का उदाहरण क्या होगा? तो रैखिक समीकरण का सामान्य रूप क्या है? ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। तो यहाँ तुम्हारा यह क्या है? चर का गुणांक है। ए बी क्या है? चर का गुणांक है। तो यहाँ पर ए की जगह पर क्या लिख लेंगे हम? यहाँ पर 2 लिख सकते हैं, एक्स के एक्स रहेगा, प्लस बी की जगह पर क्या लिख लेंगे हम? 3 और वाई के वाई, और सी की जगह पर क्या है? अक्षर है। अक्षर तुम्हारा क्या दिया है? 1 2 3 कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पर हम। इसे यहाँ पर 4 लिख लेंगे, बराबर क्या हो जाएगा? 0। यह तुम्हारा दो चर वाले रैखिक समीकरण का उदाहरण हो गया। यह सामान्य रूप है। दो चर वाले रैखिक समीकरण का क्या है? यह सामान्य रूप है। समीकरण का सामान्य रूप बोले तो ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। और दो रैखिक समीकरण का उदाहरण बोले तो क्या होगा? x का x ही रहेगा, y का y रहेगा। यहाँ पर a की जगह पर क्या डाल लेंगे? 2, और b की जगह पर 3, और c की जगह पर 4। यहाँ पर हम कुछ भी अंक डाल सकते हैं, 5 डाल भी सकते हैं, 6 भी डाल सकते हैं, लेकिन x y और क्या रहेगा? वही रहेगा। इसका उदाहरण दूसरा भी ले सकते हैं, 3x प्लस 5y प्लस 10 बराबर 0। या तो ऐसे भी लिख सकते हैं, 2x माइनस 7y माइनस 9 बराबर 0। ये सब क्या है? दो चर वाले रैखिक समीकरण का उदाहरण है। अब हम आगे लिखेंगे। अब इसका तो क्या होगा? दो चर समीकरण का उदाहरण हो गया। आप अगले लिखेंगे युग्म के बारे में विचार करेंगे। युग्म का अर्थ क्या होता है? युग्म का अर्थ होता है जोड़ा। युग्म का अर्थ जोड़ा होता है। अब इसको दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म पर विचार करेंगे। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप क्या? अब यहाँ विचार करेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण के व्यापक रूप के बारे में। हमारा व्यापक रूप में क्या क्या होता है? a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। फिर दूसरा होगा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। यह समीकरण 1, यह हो जाएगा 2। देखो अब इसमें कहेगा दो चर वाले रैखिक समीकरण का सामान्य रूप तो ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। अगर इसी में पूछेगा दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म का व्यापक रूप पूछेगा, तो व्यापक रूप में क्या होता है? a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2x प्लस c2 बराबर 0। तो यह तुम्हारा क्या? दो चर वाला रैखिक समीकरण का व्यापक रूप होगा। युग्म का व्यापक। युग्म का अर्थ क्या होता है? युग्म का अर्थ यह जोड़ा होता है। अब यह तुम्हारा क्या होगा? दो समीकरण हो गया। यह तुम्हारा 1 और 2 यह जोड़ा हो गया। तो जोड़ा जब भी कहेगा तो यहाँ पर दो समीकरण डालेंगे। यह तुम्हारा क्या हो गया? समीकरण युग्म का व्यापक रूप। अब सीधे बोलेगा समीकरण का व्यापक रूप तो तुम्हारा वो हो जाएगा, और इसमें युग्म का व्यापक बोलेगा तो यह दोनों होगा वाला। सामान्य रूप कहेगा तो कौन वाला होगा? ये वाला हो जाएगा। अब आगे चलते हैं। अब इसका उदाहरण लेकर बताते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का उदाहरण। अब इसका उदाहरण बताएंगे। जैसे 2x प्लस 5y प्लस 3 बराबर 0, 3x
प्लस 8y प्लस 7 बराबर 0। तो यह तुम्हारा क्या व्यापक रूप हो गया। x देखो a1 के जगह पर क्या 2 डाल दिए, b1 के जगह 5 और c1 के जगह पर क्या 3 बराबर 0, a2 के जगह पर 3 और b2 के जगह पर 8 और c2 के जगह पर 7 बराबर 0। तो यह तुम्हारा समीकरण 1 हो गया या 2 हो गया। अब यह क्या हो जाएगा इसका, अब इसमें क्या जोड़ा बन गया। तो दो चरराखी समीकरण का युग्म का उदाहरण कहेगा तो क्या देंगे हम, ये दो समीकरणों को डाल देंगे। जैसे इसके जगह पर हम इसको डालेंगे। और दूसरा भी ले सकते हैं 9x माइनस 2y प्लस 8 बराबर 0। इसके बाद ले सकते हैं यहाँ पर 2x प्लस 3y माइनस 5 बराबर 0, ये भी ले सकते हैं। यहाँ पर भी क्या हो गया, जोड़ा आ गया। तो युग्म का अर्थ ही होता है जोड़ा। जोड़ा समीकरण, एक समीकरण नहीं 2 समीकरण उतारेंगे। जब भी समीकरण युग्म कहेगा तो 2 समीकरण लेंगे, क्योंकि युग्म का अर्थ क्या होता है, जोड़ा। जोड़ा का अर्थ कितना होता है, 2। तो यहाँ पर 2 समीकरण को लेंगे। इसको देखो, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के व्यापक रूप को हल के आधार पर 3 भागों में बांटा गया। अभी बतलाए थे 2 चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म के व्यापक रूप बतलाए थे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। दूसरा बतलाए थे a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। यह इसका क्या होता है, 2 चरराखी समीकरण का युग्म का व्यापक रूप। 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के व्यापक रूप को हल के आधार पर कितना भागों में बांटा गया है, 3 भागों में। अब इसको कितना भाग में बांटा गया है, इसका 3 भागों में बांटा गया है। एक ऐसे बना लेंगे, एक ऐसे बना लेंगे, एक और ऐसे बना लेंगे। इसको कितना भागों में बांटा गया है, 3 भागों में। तो पहला भाग में क्या है, इसको 3 भागों में बांटा गया है। एक में लिखा है केवल एक हल। केवल एक हल है तो इसको क्या बोलते हैं हम, केवल एक हल है तो इसको बोलते हैं हम अविरोधी। इसको क्या बोलते हैं हम, अविरोधी। इसके बाद दूसरा में है, इसका लिखा है कोई हल नहीं। कोई हल नहीं है, तो कोई हल नहीं है तो इसको क्या बोलेंगे हम, विरोधी। इसको क्या लिखेंगे, विरोधी। इसके बाद तीसरा में है अनेक हल। अनेक हल, जब अनेक हल हो तो इसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोलते हैं आश्रित। देखो, रैखिक समीकरण के युग्म का व्यापक रूप क्या होता है, यही होता है। युग्म का व्यापक रूप होता है a1x b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। और यह हल के आधार पर इसको 3 भागों में बांटा गया है। केवल एक हल होगा तो इसको क्या बोलेंगे हम, अविरोधी बोलेंगे। कोई हल नहीं हो तो क्या बोलेंगे, विरोधी। और अनेक हल हो तो इसको क्या बोलेंगे हम, आश्रित। और इसको हम नीचे आप बता रहे हैं, जैसे a1 बटा a2 b1, ऐसे a1 बटा a2 b1 बटा b2 और c1 बटा क्या, c2। और फिर इसको भी लिखेंगे हम a1 बटा a2 b1 बटा b2 c1 बटा c2। फिर इसको लिखेंगे, इसको भी लिख लेंगे हम a1 बटा a2 b1 बटा b2 और c1 बटा c2। ये तीनों लिखा गया। अब इसमें क्या करेंगे, सब में हम बराबर डाल देंगे। यहाँ भी बराबर डालेंगे, यहाँ भी बराबर डालेंगे। अब यहाँ कहता है a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। अगर यहाँ पर क्या है, a1 बटा b2 बराबर b1 बटा b2, अगर ये दोनों बराबर नहीं रहेगा तो क्या होगा, केवल एक हल होगा। इसको क्या बोलेंगे, अविरोधी बोलेंगे। अगर ये दोनों बराबर है, इससे मतलब नहीं है। और a1 बटा a2 इजकल टू नोट क्या है, बराबर नहीं है b1 बटा b2।
A1 बटा A2 B1 बटा B2 को क्या है, इक्वल नहीं है। अगर इक्वल नहीं हो तो क्या बोलेंगे, अविरोधी बोलेंगे। और इसमें क्या है, A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 और C1 बटा C2, इसमें यहाँ पर होगा। देखो A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2, ये दोनों बराबर है, लेकिन B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2 ये क्या है, दोनों इक्वल नहीं है, तो क्या होगा, कोई हल नहीं होगा। इसको क्या बोलेंगे हम, विरोधी। और कहता है अनेक हल, इसको क्या बोलते हैं, आश्रित। इसमें क्या है, तीनों का तीनों क्या है, यह पूरा बराबर A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। अगर तीनों के तीनों क्या है, बराबर रहेगा तो उसको क्या होगा, अनेक हल होगा। इसको क्या कहेंगे हम, इस समीकरण को क्या बोलेंगे, आश्रित बोलेंगे। या कौन सा समीकरण है, तो आश्रित है। और इसमें क्या है, अगर लास्ट में कटिश दिया रहा है, अगर ये दोनों A1 बटा A2 B1 बटा B2 बराबर है, लेकिन C1 बटा C2 को अगर ये दोनों बराबर नहीं रहेगा तो इसको क्या बोलेंगे, कोई हल नहीं है। इसको क्या बोलेंगे हम, विरोधी। और इसमें क्या है, A1 बटा A2 B1 बटा B2, अगर ये दोनों बराबर नहीं है, अगर ये दोनों बराबर है लेकिन ये दोनों क्या है, बराबर नहीं है, अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो क्या होगा, केवल एक हल होगा। इसको क्या बोलेंगे हम, अविरोधी। अगर पहले कटिश है तो क्या है, अविरोधी, लास्ट में कटिश तो क्या है, विरोधी। अगर ये कभी अगर तीनों के तीनों इक्वल है तो क्या है, आश्रित। अब हम इसका क्या करें, तीनों का एक एक एग्जाम्पल देके समझा दे रहे हैं। इसका एग्जाम्पल दे रहा है, x माइनस 2y बराबर 0, 3x प्लस 4y माइनस 2 बराबर 0। यह A1 होगा, या B1 होगा, या क्या होगा, C1 होगा, या A2 होगा, या B2 होगा, या C2 होगा। तो इसको हम इस पर डालेंगे, तो इसका होता है A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। इस पर हम डालेंगे इसको डालेंगे तो क्या, यह A1 होगा, तो A1 के x है, x का गुणांक क्या होता है, 1 होता है। यहाँ कुछ नहीं तो क्या डालेंगे, 1 डालेंगे हम। इसके बाद A1 बटा क्या है, A2 है, तो 1 का जस्ट या नीचे क्या है, A2 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3। अब B1 कह रहा है, B1 में कितना आएगा, -2 आएगा, -2। और B2 में क्या आएगा, +4 हो गया, बराबर C1 में क्या आएगा, 0। और C2 में क्या आएगा, क्या होगा, A2 B2 या क्या होगा, C2 में क्या आएगा, -2। अब इसको क्या करेंगे हम, अब ये दोनों बराबर है, नहीं है, ये दोनों बराबर नहीं, तो यहाँ पर क्या लिखाएगा, ऐसे का डाल देंगे। तो ऐसा चीज़ वाला क्या होता है, यहाँ पर बताए थे, ये क्या है, पहले के ये दोनों क्या है, आपस में बराबर नहीं है। ये दोनों बराबर नहीं तो इसको क्या बोलेंगे हम, केवल एक हल होगा, और क्या होगा, अविरोधी कहलाएगा। तो यह तुम्हारा क्या हो जाएगा, अविरोधी होगा, अविरोधी हो जाएगा। या इसका कितना हल होगा, एक हल, इसका हो जाएगा एक हल। फिर हम दूसरा एग्जाम्पल देंगे। दूसरा एग्जाम्पल में फिर क्या है, फिर एक समीकरण ले लेंगे, x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0। फिर ले लेंगे 2x प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0। फिर इस फॉर्मूला पर डालेंगे हम, A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। फिर इस पर डालेंगे तो A1 कितना है, यहाँ पर x है, x को क्या है, x अगर x है गुने 1 लिखेंगे तो क्या होगा, x से होगा। इसका गुणांक कितना है, 1 है, तो A1 के जगह पर क्या डालेंगे, 1। और A2 के जगह पर क्या है, 2 बराबर B1 के जगह पर कितना है, 2, और B2 के जगह पर कितना है, 4। इसके बाद C1 के जगह पर कितना है, -4। फिर C2 के जगह पर कितना है, -12। अब 1/2 के 1/2 ही होगा, इसको 2 दूना 4, यह क्या आएगा, 1/2 बराबर, इसको माइनस से माइनस कटेगा, 4 तिया 12, यह कितना आएगा, 1/3। अब इसमें देखो ये दोनों क्या है, ये दोनों तो बराबर है, लेकिन क्या है, इसके बराबर ये नहीं है। यहाँ पर कटिश डालेंगे, अगर यहाँ पर कटिश है तो इसको हम दिखाए थे। इसमें क्या है, देखो A1, इसको हम दिखाए थे, A1 बटा A2 बराबर क्या है, B1 बटा B2, लेकिन यह क्या है, B1 बटा B2 बराबर नहीं है किसका, C1 बटा C2 के। तो इसका हल क्या लिखा है, कोई हल नहीं। इसको क्या बोलते हैं हम, विरोधी बोलते हैं। इसका क्या होता है, कोई हल नहीं होता है। तो वही तुम्हारा यहाँ पर दिया हुआ है, जिसको हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर क्या है, B1 बटा B2 C1 बटा C2 के बराबर नहीं है, तो इसको लिखेंगे हम
कोई हल नहीं। इसको हम कोई हल नहीं को क्या बोलते हैं? विरोधी बोलते हैं। इसको लिखेंगे हम विरोधी। अगला एग्जाम्पल 3 लेते हैं। तीसरा नंबर एग्जाम्पल में क्या है? 2x + 3y - 9 = 0। फिर होगा 4x + 6y - 18 = 0। अब इसको भी क्या करेंगे? यहाँ a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 इस पर डालेंगे। तो a1 में कितना है? 2 है, और a2 में कितना है? 4 है। फिर b1 कितना है? 3, और b2 कितना है? 6। फिर c1, तो c1 में कितना है? a b c, c1 कितना है? -9, और फिर c2 कितना है? -18। ये 2 दूना कितना हो जाएगा? 4, 3 दूना कितना होगा? 6, माइनस से माइनस कटेगा, 9 दूना 18। यह कितना है? 2 दूना 4 कटेगा तो 1/2 बराबर, ये भी 1/2, ये भी कितना होगा? 1/2। तो यह तुम्हारा क्या होगा? तीनों का तीनों क्या हो गया? बराबर। अगर तीनों बराबर हो तो इसका क्या होता? कितना हल होता है? इसका हल होता है अनेक हल। अनेक हल को क्या बोलते हैं? अनेक हल को हम बोलते हैं आश्रित। जैसे तुम्हारा तीनों का तीनों क्या? a1/a2 b1/b2 c1/c2, तीनों का तीनों क्या हो जाएगा? बराबर। तीनों के तीनों का बराबर हम बताए थे यहाँ पर क्या है? a1/a2 बराबर b1/b2 c1/c2, तीनों का तीनों, इसमें एक भी कटिस नहीं है ना। तीनों के तीनों क्या है? बराबर। तीनों के तीनों इसका क्या हल होता है? तीनों का बराबर तो इसका होता है अनेक हल। इसको हम क्या बोलते हैं? आश्रित बोलते हैं। कोई इसको हम फिर से एक बार बतला दे रहे हैं। इसमें तुम्हारा 1 नंबर फिक्स हो जाएगा, आएगा ही बोर्ड परीक्षा में। देखो, केवल एक हल हो तो क्या कहते हैं? अविरोधी। केवल एक, और एक से क्या होता है? पहला। एक किसको बोलते हैं? पहला को। तो इसमें किसमें कटिस है? अगर पहला में कटिस है तो एक हो जाएगा। एक का अर्थ पहला होता है, और ये पहले में कटिस है। इसके बाद कहता है कोई हल नहीं। देखो, अगर इसमें कटिस नहीं है, ये लास्ट में क्या है? कटिस है। अगर शुरू में नहीं है, लास्ट में कटिस है। कोई का मतलब क्या होता है? अंत में ख़त्म हो जाना। कोई नहीं मतलब ख़त्म है। तो ख़त्म का मतलब क्या होता है? लास्ट। तो लास्ट में क्या हो गया? कटिस हो गया। और इसमें कहता है अनेक हल। अनेक हल का मतलब क्या होता है? इसको अनेक हल, इसका समीकरण कैसा होगा? आश्रित। तो अनेक हल का क्या होता है? कोई भी कटिस नहीं है। अगर तीनों में देखो, इसमें कोई भी इक्वल टू नॉट इक्वल टू नहीं है, तो कोई भी कभी नॉट इक्वल टू नहीं है तो क्या हो जाएगा? यहाँ आश्रित हो जाएगा। अगर कोई हल नहीं हो तो क्या होगा? लास्ट में। अगर एक हल हो तो स्टार्ट में। हेलो दोस्तों, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें अपने दोस्तों में।